सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और सारी क्लासेसों को लेने के बाद दोस्तों आप अपने रिवीजन अवश्य करिए। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और आप अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी मिडेवल हिस्ट्री की क्लास है और जो आपको पता है दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम जानेंगे तुगलक वंश के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? आज हम जानेंगे तुगलक वंश के बारे में। इससे पहले हमने जाना था खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की मिडेवल हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या तुगलक वंश के बारे में। क्या तुगलक वंश के बारे में? तुगलक वंश का कार्यकाल कितना था तो आप बताएंगे 1320 से लेकर 1414 तक था। ये क्या था? ये दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शासन करने वाला वंश था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे कम शासन करने वाला वंश कौन सा था? खिलजी वंश था। कौन सा था? खिलजी वंश था। और सबसे अधिक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश था तो आप बताएंगे तुगलक वंश था। कौन था? तुगलक वंश था। लगभग इन्होंने कितने वर्ष शासन किया तो आप कहेंगे 96 वर्ष इन्होंने शासन किया था। ठीक है, याद रखेंगे। तुगलक वंश में कुछ प्रमुख शासक हुए थे, उनके नाम जान लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था और नसरुद्दीन तुगलक था। तो ये तुगलक वंश के कुछ प्रमुख शासक थे। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। किसके बारे में? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। सितंबर 1320 में दोस्तों खुसरो खां को हराकर दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की। तो अब आपसे पूछेगा तुगलक वंश का संस्थापक कौन है तो आप बताएंगे कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। एक क्वेश्चन आपका क्लियर? बिल्कुल। सामान्य जानकारी हमको क्या जाननी है इसके? इसके पिता तो तुर्क थे, वह माता इसकी हिंदू थी। ठीक है, ऐसा होता था ना पहले, माता हिंदू होती थी, पिता तुर्क होते थे। तो यही है। ठीक है, इसने कुछ उपाधियां धारण की थी। क्या उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, मलिक उल गाजी की भी इसने उपाधि धारण की थी। ये कब की थी? जब मंगोल विजय के बाद इसने ये उपाधि धारण की थी। किसकी? मंगोल विजय के बाद इसने ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसकी उपाधियों के नाम भी आप याद रखेंगे। इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अमीरों की भूमि की पुनः वापसी इसने कराई। अमीरी कौन थे दोस्तों? ये आपको पता होगा, जब मैंने आपको बताया था। तो अमीरों की इसने भूमि को वापस कराया। ठीक है, और नहर निर्माण व डाक व्यवस्था भी इसने चलाई। तो ये पूछा जाता है नहर निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ करवाया? तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। किसने? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। ठीक है, तुगलकाबाद नगर व 56 कोट दुर्ग रोमन शैली में इसने बनवाए। तो तुगलकाबाद नगर भी इसने बनवाया तुगलक वंश के नाम से, और 56 कोट दुर्ग उसने रोमन शैली में इसको बनवाया था। ठीक है, और अनावश्यक धनवापसी। क्या दोस्तों? अनावश्यक धन वापसी मतलब अमीरों को इतने धन दे दिए कि बेशुमार। तो वो क्या होता है? वो ही होता है अनावश्यक धन वापसी। निजामुद्दीन औलिया से इसका विवाद था। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। तो इसके बारे में याद क्या क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। इसने गाजी की उपाधि धारण की। प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की, गयासुद्दीन तुगलक है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। नहर निर्माण के लिए किसको जाना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। डाक व्यवस्था के लिए किसको जाना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। तुगलकाबाद नगर किसने बसाया? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। याद रखेंगे इतना? बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया गयासुद्दीन के बारे में। और इसका दोस्तों निजामुद्दीन औलिया से विवाद था। बंगाल से जब ये तुगलक वापस दिल्ली आ रहा था ना, बंगाल से जब गयासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली आ रहा था, तब औलिया ने इसको एक खत भेजा था। तो उसमें लिखा था इसने, मतलब विवाद चल रहा था, तो इसने लिखा था हुनूज दिल्ली दूर अस्ते। ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने कहा था गयासुद्दीन तुगलक को कि हुनूज दिल्ली दूर अस्ते। इसका मतलब है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। काफी पूछा जाता है। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु 1325 में होगी।
जूना खां द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल से। किसके दोस्तों? जूना खां कौन है? इसका बेटा है, जिसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक भी नाम है, अभी हम पढ़ेंगे। तो उसने एक लकड़ी का महल बनवाया था। तो ये जब आ रहा था ना दिल्ली से वापस, बंगाल से जब ये दिल्ली वापस आ रहा था, तब ये उसमें रुका था और उसी में इसकी मृत्यु हो गई। क्या दोस्तों? उसी में इसकी मृत्यु हो गई। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? तो आप कहेंगे दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। ये आपको जो वो है वो बिल्कुल याद रखना है कि हुनूस दिल्ली दूर अस्तेक किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। अब जान लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासन था। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट शासनकाल है इसका, और इसके शासनकाल में काफी इंपोर्टेंट चीजें हुई थी, तो इसलिए आप इसका शासनकाल याद रखेंगे, ठीक है। कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। 1325 में पिता गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद शासक बना। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे उलुग खां है, जूना खां है, तो ये इनके नाम है, तो नाम पूछे जाते हैं। गया मोहम्मद बिन तुगलक के अन्य नाम क्या है? तो उलुग खां है, जूना खां है, ये किसके नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम है। याद रखेंगे। दिल्ली का सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान, दिल्ली का सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान है दोस्तों कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। अब तक दिल्ली सल्तनत में इतना कोई शिक्षित नहीं हुआ था, लेकिन इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको नीतियों की, इसकी जो नीतियां थी ना, उनकी विफलता के कारण इसको स्वपनशील कहा जाता है, पागल भी कहा जाता है, पागल सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान कहा जाता है, मूर्ख सुल्तान कहा जाता है, बुद्धिमान भी कहा जाता है, ये सब इसको कहा जाता है। तो कैसे, क्यों कहा जाता है? इसने दोस्तों मतलब बुद्धिमान तो था, शिक्षित भी था, इसने जैसे भी कुछ काम किए ना, मतलब आप ये मान लीजिए या तो इसकी किस्मत खराब थी या जो भी, ये जो भी कुछ काम करता था वो असफल ही हो जाते थे। इसने अपने पिताजी के लिए लकड़ी का महल बनवाया, महल क्या बनवाया कि पिताजी खुश हो जाएंगे, और पिताजी उसमें जाके मर गए, तो क्या हुआ? इसका मतलब किस्मत ही खराब है ये मान लीजिए। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वपनशील, पागल, रक्त पिपासु, मूर्ख और बुद्धिमान सुल्तान कहा जाता है। तो ये पूछे जाता है, ठीक है। रक्त पिपासु किस सुल्तान को कहा जाता है? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, ठीक है। इसके 5 विवादास्पद निर्णय, उनके बारे में जान लेते हैं, जिसके कारण ही सबसे ज्यादा विवाद में था। देखिए, इसने सबसे पहले दोआब क्षेत्र लगाया। कहाँ पे? दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। जब इसने जाना कि दोआब क्षेत्र में ज्यादा फसल हो रही है, अधिक फसल हो रही है, तो इसने करों की वृद्धि कर दी। इसने करों की वृद्धि कर दी। अब जैसे ही इसने करों की वृद्धि बढ़ा दी, 50% कर दी, वहां पे अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? वहां पे अकाल पड़ गया। तो पहली नीति ये असफल हो गई कि इसने सोचा दोआब क्षेत्र में अधिक फसल हो रही है, अधिक फसल हो रही है, अधिक लागत आ रही है, तो इसने क्या किया? वहां पे कर की वृद्धि कर दी, कर 50% बढ़ा दिए। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही इसने कर बढ़ाया तो वहां पे अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। पहली नीति असफल। इसने तो सोचा कुछ अच्छा होगा, लेकिन अकाल पड़ गया, तो और वो हो गए, वो अपने कर्ज में डूब गए, ठीक है। दूसरी इसकी नीति जो थी वो राजधानी परिवर्तन थी। क्या थी? राजधानी परिवर्तन। इसने दिल्ली से दौलताबाद, अपनी देवगिरी जिसका पुराना नाम था, वहां पे अपनी राजधानी हस्तांतरित करते। दिल्ली से देवगिरी दोस्तों कहाँ पे? जैसे अपना भारत है, अपना भारत बना लेते हैं छोटा सा, तो आप सोच लीजिए यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे इसने सोचा था कि उत्तर में भी हम राज करेंगे और दक्षिण में भी हम निगाह रखेंगे। तो इसने दिल्ली से दौलताबाद में, यानी अपनी देवगिरी में, अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी। तो ये भी इसकी असफल हुई। अब जब आप जानते हैं दोस्तों कुछ चीज परिवर्तन होती है, और ये तो राजधानी है, और राजधानी ऐसी तो परिवर्तन नहीं हो जाती कि एक घर ले गए हो गई परिवर्तन, ये ऐसी नहीं होती। बहुत सारी चीजें जाती हैं, और एक राजधानी के साथ व्यापार जाता है, संस्थाएं जाती हैं, तो बहुत सारी चीजें जाती हैं। और इसने क्या किया? फिर 14 वर्ष के बाद पुनः वापस आ गया दिल्ली। तो क्या हुआ? मतलब खर्चा कितना हो रहा है? बहुत ज्यादा इसकी असफल नीतियां थी, इसलिए इसको पागल सुल्तान या मूर्ख सुल्तान भी कहा जाता है, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन चलवाया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चलवाया, जैसे कांसा, तांबे के सिक्के चांदी के स्थान पे चलवाए। जैसे ही इसने कांसा और तांबे के सिक्के चलवाए, इसने सोचा कि सबके पास होंगे सिक्के, तो ये क्या हुआ? इसने जैसे ही कांसे तांबे के सिक्के चलवाए, तो इनके नकली नोट, मतलब नकली सिक्के आ गए। तो नकली जैसे मतलब घर पे छाप लेते ना, ऐसे सिक्के आ गए नकली, और उनके कारण इन्हें छपवाए तो मान लीजिए 1000 सिक्के थे, लेकिन वो हो गए 10,000। तो 10,000 कैसे हो गए? क्योंकि नकली सिक्के आ गए थे। तो ये भी इसकी असफल नीतियों में से एक माना जाता है, ठीक है। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा है? प्रिंस ऑफ मीनार्स कहा है। क्या कहा है?
प्रिंस ऑफ मीनार्स का, यानी कि सिक्के डालने वाला सुल्तान का है। क्या क्या है? सिक्के डालने वाला सुल्तान का है। किसने? एडवर्ड थॉमस ने। किसने? एडवर्ड थॉमस ने। ठीक है, इसकी कुछ कृषि नीतियां थी, उनके बारे में जान लेते हैं। इसने दीवान ए कोही नामक विभाग बनवाया, जिसका प्रमुख कौन था? अमीर ए कोही था। ये याद रखना, पूछा जाता है कि दीवान ए कोही नामक विभाग का प्रमुख कौन था? अमीर ए कोही था। कौन था? अमीर ए कोही था। ठीक है, फसल चक्र प्रणाली इसने लागू की। अकाल संहिता बनाई, जैसे अकाल आ गया था ना दोआब क्षेत्र में, तो इसने अकाल संहिता बनाई। तकावी बनाया। तकावी मतलब क्या होता है दोस्तों? तकावी ऋण होता है जो किसानों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? किसानों को दिया जाता है। तो इसने तकावी ऋण की भी व्यवस्था की, लेकिन ये बहुत ज्यादा असफल हो गया, तो इसलिए इसको पागल मूर्ख सुल्तान कहा जाता है, स्वप्नशील सुल्तान कहा जाता है। लेकिन ये सबसे शिक्षित सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्रोह। इसके समय में दोस्तों सर्वाधिक विद्रोह क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो 1336 में हरिहर बुक्का राय ने, किसने दोस्तों? हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली, एक स्वतंत्र हो गया। जो इतना बड़ा शासन था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, वो क्या हो गया? वो दोस्तों अलग अलग बंटने लगा, वो अलग अलग भागों में बंटने लगा। जैसे 1336 में हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। 1347 में हसन गंगू, जिसका नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था, बहमनी वंश की स्थापना कर ली। और 1351 में ठट्टा सिंध में इसकी मृत्यु हो गई। तो देखा दोस्तों, इसके कारण बहुत सारी चीजें हुई हैं, और ये पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? अभी हम जब पढ़ेंगे ना विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तब हम और बताएंगे, लेकिन आपको याद रखना 1336 में हुई। किसके समय हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई। किसके बिन हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट 1333। 1333 में अफ्रीकी यात्री, जो मोरक्को का यात्री था, इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। इब्न बतूता को 1342 में काजी बनाया इसने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या बनाया? काजी बनाया। और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रहला है। क्या है? रहला है। काफी पूछी जाती है। रहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता है। कौन है? इब्न बतूता, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है जैन साधु। जिन प्रमुख सरी को सम्मान दिया था इसने। किसने? जिन प्रभु सरी को इसने सम्मान दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। जिया नक्शबी ने संस्कृत कथाओं का तूती नामक पुस्तक, क्या दोस्तों? तूती नामक पुस्तक में फारसी अनुवाद कराया। किसका दोस्तों? जिया नक्शबी ने। ठीक है, किसने कराया? जिया नक्शबी ने कराया। संस्कृत कथाओं, जो बहुत सारी अपनी संस्कृत कथाएं ना, उनका फारसी में अनुवाद कराया। किस नाम से? तूती नामक नाम से। किस नाम से? तूती नामक नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है। क्या लिखता है? काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। अतः क्या दोस्तों? अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। तो ये कौन लिखता है? बदायूंनी लिखता है। कौन लिखता है? बदायूंनी लिखता है। क्या लिखता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में? अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। ठीक है, ये लिखता है, काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मस्तूद गाजी के मकबरे में गया था। ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ये पहला ऐसा शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था और बहराइच में सालार मस्तूद गाजी के मकबरे पे गया था। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्किन, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। याद नहीं रखना, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। ये याद रखना है इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बारे में। किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसका शासन कितना था? 1351 से लेके 1388 तक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। इसका दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्या था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक तो ठट्टा में हुआ था 1351 में, जब कौन मर गया था? मोहम्मद बिन तुगलक मर गया था। और एक बार इसका दिल्ली में हुआ। कब हुआ? एक बार इसका दिल्ली में हुआ। तो 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, खलीफा द्वारा कासिम उमीर उल मोमीन की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, याद रखेंगे। राजस्व संबंधी कुछ इसके सुधार है, उनके बारे में जान लेते हैं। काफी इंपोर्टेंट है, इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लेंगे। ठीक है, इसने दोस्तों 24 करों की समाप्ति करके
4 करों का आरंभ किया। जैसे अपने यहाँ वर्तमान में जीएसटी है ना, बहुत सारे करों का संगठन किया जीएसटी, तो ऐसे इसने 24 करों की समाप्ति कर दी और 4 करों का आरंभ किया। कौन से? जजिया कर, जकात कर, खम्स कर और खराज कर, ये 4 कर इसने बनाए। जजिया कर क्या होता है दोस्तों? जजिया कर होता है ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम शासक था। जो गैर मुस्लिम होते हैं, जो कौन होते हैं, जो मुस्लिम नहीं होते, उनपे जो कर लगाया जाता है उसको जजिया कर कहते हैं। क्या कहते हैं? जजिया कर कहते हैं। लेकिन याद रखना है, ब्राह्मणों पे अब तक किसी ने जजिया कर नहीं लगाया था। ब्राह्मणों पे अब तक किसी ने जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये प्रथम शासक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, बताना, याद रखना, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में जजिया कर किसने लगाया था सबसे पहले। ठीक है, स्त्री, वृद्ध व विकलांग से नहीं जजिया कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, जकात क्या था दोस्तों? जकात था जो धनी मुस्लिम थे। कौन थे? जो धनी यानी अमीर मुस्लिम थे, उनसे जकात कर लिया जाता था। ठीक है, खम्स क्या था दोस्तों? खम्स था युद्ध में लूट, जो युद्ध में लूटा हुआ सामान था ना, उसका जो कर लगता था, जैसे 20% राज्य को जाता था, 80% सैन्य पे जाता था, तो वो था खम्स। क्या था? खम्स। ठीक है, खराज क्या था? खराज था दोस्तों गैर मुस्लिम भू राजस्व, जो मुस्लिम नहीं होते थे उनके जो भूमि पे लगता था कर, उसको कहते थे खराज। क्या कहते थे? खराज। ये चारों कर इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था। हक ए सर्व यानी सिंचाई कर उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। कितना? सिंचाई का 1/10 भाग लिया जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा क्या कहा जाता था? जिसे दोस्तों अद्ध एवं विक कहा जाता था। किसके सिक्के? चांदी एवं तांबे के मिश्रण से। किससे दोस्तों? चांदी एवं तांबे के मिश्रण से इसने सिक्के जारी करवाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है किसानों के तकावी ऋण की इसने माफी की थी। क्या की थी? किसानों के तकावी ऋण की इसने माफी की थी। ठीक है, जो किसने तकावी ऋण किसने दिए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिए थे। किसने दिए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिए थे, और फिरोज शाह तुगलक ने उनको माफ कर दिया था। ठीक है, प्रमुख विभाग कौन कौन से थे उनके बारे में जान लेते हैं। मुस्लिम विधवा व स्त्री सहायता के लिए इसने क्या चलाया? दीवान खैरात नामक विभाग बनाया। क्या बनाया? दीवान खैरात नामक विभाग बनाया। पूछा जाता है एग्जाम में, दीवान खैरात नामक विभाग किससे संबंध रखता है? तो मुस्लिम जो विधवा औरत होती थी वह उन स्त्री सहायता के लिए दीवान खैरात विभाग इसने बनाया था। ठीक है, दासों दोस्तों इसके समय काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में थे? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में थे? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे, याद रखेंगे। ठीक है, इसने दोस्तों दासों के लिए क्या बनाया? दीवान बंदगान नामक एक विभाग बनाया। ठीक है, निःशुल्क अस्पताल के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसका नाम था दारुल सफा। क्या था? दारुल सफा। ठीक है, वृद्धों के लिए इसने पेंशन विभाग की जिसका नाम था दीवान इस्तेहाक। क्या था? दीवान इस्तेहाक। इस नाम से इसने वृद्धों के लिए पेंशन एक विभाग बनाया। ठीक है, लोक निर्माण एवं रोजगार विभाग भी इसने बनाया। क्या बनाया? लोक निर्माण एवं इसने रोजगार विभाग भी बनाया। तो ये याद रखेंगे, इतने इतने कुछ चीजें अच्छी की और कुछ चीजें बुरी भी की। जैसे गैर मुस्लिम लोगों से कर लेना, मतलब मुसलमान तो ये है ही है, तो हिंदुओं पे तो वो करेंगी, तो ये क्या मतलब कुछ चीजें अलग है, कुछ चीजें अच्छी भी हैं जो इसने की थी। जैसे कि स्त्री सहायता के लिए कहा था, विधवा जो स्त्रियां होती हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वृद्ध जो होते हैं, उनके लिए पेंशन थी, जो भी थे कुछ इसने अच्छे कार्य भी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य तथ्य। अन्य तथ्य के बारे में जान लेते हैं। अमीर व सैनिक पदों पर इक्तेदार को वंशानुगत कर दिया। क्या कर दिया? वंशानुगत। जैसे अमीर जो होगा व्यक्ति, उसके वंश का जो होगा वही अमीर, अगला अमीर बनेगा। सैनिक पदों पे जैसे कोई सैनिक है, उसके जो वंश का व्यक्ति होगा वही उसके पद पे दोबारा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मकथा। इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? फतुक ए फिरोजशाही। क्या है? फतुहात ए फिरोजशाही। याद रखेंगे, पूछी जाती है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? फतुहात ए फिरोजशाही। ठीक है, इतिहासकार कौन थे इसके समय? तो आप बताएंगे जयाउद्दीन बर्नी था। कौन था? जयाउद्दीन बर्नी था, जिसने फतवा है जहांदारी। क्या दोस्तों? जिसने फतवा है जहांदारी लिखी है वह तारीख फिरोजशाही लिखी है। 2 पुस्तकें लिखी हैं, फतवा है जहांदारी वह तारीख फिरोजशाही। ठीक है, एक था इसके यहाँ पे शम्स तसराज। कौन था? शम्स तसराज। तो इसके समय 2 इतिहासकार थे, जयाउद्दीन बर्नी और शम्स तसराज। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 300 इसने नगर बसाए। कितने?
300 नए नगर बसाए, जिसमें से प्रमुख जौनपुर है अपने भाई के नाम पे, जिसका नाम जूना खान था। जूना खान को क्या कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था, उसके नाम पे इसने बसाया। फिरोजाबाद बसाया अपने नाम पे, फिरोज शाह तुगलक के नाम पे। हिसार बसाया, फतेहाबाद बताया। ऐसे इसने 300 नए नगर बसाए। तो इसमें से कुछ प्रमुख हैं, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, क्या दोस्तों? खिजराबाद जो कि टोपर गांव था एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया, ठीक है। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथ, कितने दोस्तों? 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा तलायते फिरोजशाही, क्या दोस्तों? तलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। जो ज्वाला देवी मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर था, उसके पुस्तकालय से लगभग 1300 ग्रंथ लूटे गए थे, जिसको इसने क्या करवाया? फारसी में अनुवाद कराया। किस नाम से? तलायते फिरोजशाही नाम से। किस नाम से? दलायते फिरोजशाही नाम से। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने? कोटला फिरोज शाह दुर्ग का इसने निर्माण करवाया था, ठीक है। 1200 बागों का भी इसने निर्माण करवाया था। 300 नए नगर भी बसाए थे और 1200 बागों का निर्माण भी इसने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के खर्च पर हज जाने की यात्रा इसने कर दी। जो मुसलमान होते थे वो कहाँ जाते हैं? हज पे जाते, तो राज्य के खर्च पे जाएंगे, वो अपने खर्च पे नहीं जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। पर्दा प्रथा व स्त्रियों के मजार जाने पर इसने रोक लगा दी, ठीक है, याद रखेंगे। हेनरी इलियट सल्तनत काल का अकबर इसने कहा था। हेनरी इलियट ने क्या कहा था? सल्तनत काल का इसको अकबर कहा था। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। तो ये जो कुछ नोट होते हैं ना, इनको आप नोट करेंगे, ठीक है। हेनरी इलियट ने क्या कहा है? फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था, ठीक है। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां, क्या दोस्तों? खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है, याद नहीं रखना, ठीक है। प्रथम शासक जिसने इस्लाम सीरियत को शासन पर आधार बनाया, जो मतलब इस्लाम के तरीके से शासन को जीता था, वो ऐसा प्रथम शासक था, ठीक है, याद रखेंगे। स्थायी सेना और दाग प्रथा का इसने त्याग कर दिया, ठीक है। मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी उदारवादी निरंकुश ये शासक था, ठीक है। तो आप ये बताना स्थायी सेना किसने रखी, मैं आपको बताऊं, चलिए बताना। अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। स्थायी सेना और दाग प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये तो शायद आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी मृत्यु 1388 में हो गई। कब हो गई इसकी मृत्यु? 1388 में हो गई। दिल्ली सल्तनत का इसी के बाद पतन प्रारंभ हो गया और इसका तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, जो कि इस वंश का यानी तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जिसका कार्यकाल 1394 से लेके 1414 तक था। इंपोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, ठीक है, याद रखेंगे। 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया दोस्तों। उसी का सहायक कौन था? तो खिजर खां था। उसका सहायक कौन था तैमूर लंग का? खिजर खां था। इसके सहायक को दोस्तों इसने तैमूर लंग ने जो भारत पे विजय प्राप्त की, दिल्ली सल्तनत पे विजय प्राप्त की, तो उसने इसको संस्थापक बना दिया। किसका दोस्तों? खिजर खां को सौंप दिया। तैमूर लंग ने जितनी विजय प्राप्त की हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत पे, वो इसने किसको दे दी? खिजर खां को दे दी। किसको दे दी? खिजर खां को दे दी। और खिजर खां ने दोस्तों सैयद वंश की स्थापना की। किसकी की? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां था। और दिल्ली सल्तनत का पहला प्रथम शिया वंश था। कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया वंश बना। किसके द्वारा? खिजर खां के द्वारा। किस वंश का संस्थापक है खिजर खां? सैयद वंश का संस्थापक है। किस वंश का संस्थापक है? सैयद वंश का संस्थापक है, ठीक है। इसी के साथ हमारा तुगलक वंश भी समाप्त होता है, कंप्लीट तुगलक वंश हो जाता है, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सैयद वंश और किसके? लोधी वंश के बारे में, ठीक है। उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आई या नहीं आई। अपने कमेंट बॉक्स में ओपिनियन अवश्य बताया करें, ठीक है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य बताना, जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन करते रहिए, नोट्स अवन्य बनाए दोस्तों, अपने हाथों से नोट्सों को लिखें, आधी से ज्यादा चीज आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।